मेरे पास एक अजीब सी बीमारी है। मैं सिर्फ सच ही बोल सकता हूँ। मैं चाहकर भी आधा झूठ तक नहीं बोल पाता। आज हिस्ट्री क्लास में टीचर मुझे टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए खड़ा करती है, जिस पर मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाता। तभी अचानक मुझे एहसास होता है कि बैटल ऑफ रेड क्लिफ्स का रिकॉर्ड ही गलत है, जिस पर हिस्ट्री टीचर का चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है और मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। बैटल ऑफ रेड क्लिफ्स में काओ काओ ने कभी एक भी शिप नहीं जलाया था। हिस्ट्री बुक्स में यह बात गलत लिखी गई है। यह सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर टीचर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। इसके बाद अगले ही दिन मुझे सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डॉक्टर मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। अब से मैं जो भी कहूँ तुम उसे बिल्कुल वैसा ही रिपीट करना। कुछ बातें सच होंगी और कुछ झूठ। कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू करते हैं। बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं। मैंने फ्रिज से पुडिंग चुराकर नहीं खाई, जिस पर मैं यह शब्द अपने मुंह से निकाल ही नहीं पाता। कल दोपहर 3 बजे मैंने ड्यूटी रूम में ब्लैक कॉफी पी थी। तुमने कल 3 बजे ड्यूटी रूम में ब्लैक कॉफी पी थी। आज मैंने ब्लैक अंडरवियर पहनी हुई है, जिस पर मेरे मुंह से निकलता है, आपने कोई अंडरवियर पहनी ही नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर एकदम से जम जाता है और उसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी दिखाई देने लगती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम बस अंदाजा नहीं लगा रहे हो? मैं कसम खाता हूँ, यह कोई गेस नहीं है। जिस पर डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अब सबसे बड़ा टेस्ट करते हैं, इसे गेस करके दिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले ईआर में एक कार एक्सीडेंट का विक्टिम आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। आखिर में उसके साथ क्या हुआ? तुम्हें आंसर पता होना जरूरी नहीं है। बस अपने दिमाग में हर पॉसिबल रिजल्ट के बारे में सोचो और फिर एक एक करके उन्हें बोलने की कोशिश करो। जिस पर मैं उसकी बात मान लेता हूँ। वह अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं यह नहीं बोल पाता। रेसुसिटेशन की कोशिश के बावजूद उसकी मौत हो गई। मैं फिर भी नहीं बोल पाता। उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। यह भी मेरे गले से बाहर नहीं निकलता। हर गैस ऐसा फील होता है जैसे किसी बंद नाली को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जा रही हो। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद अजीब ख्याल आता है। वह पेशेंट कभी था ही नहीं। और इसी बार मैं यह बात बोल पाता हूँ, वह पेशेंट कभी था ही नहीं। जिस पर डॉक्टर तुरंत कहता है, एग्जैक्टली, वह पेशेंट कभी था ही नहीं। लगता है तुम्हें सच में ये ट्रुथ ऑन कंडीशन है। जब तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तब भी तुम चुपचाप हर गलत आंसर को अपने दिमाग से हटाते जाते हो और आखिर में सही आंसर तक पहुंच जाते हो। यह सुनकर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो क्या इसका कोई इलाज है? यह अभी तक साफ नहीं है। शायद पूरी दुनिया में तुम इसका पहला केस हो। मेरी डायग्नोसिस होने के बाद से मेरी साधारण हाई स्कूल लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास का माहौल बहुत भारी बना हुआ था। हमारी क्लास की एक लड़की सोफी पिछले 3 दिनों से गायब थी। एवरीवन, मुझे पता है कि तुम सब सोफी को लेकर बहुत परेशान हो। पुलिस उसे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अभी हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि वह सुरक्षित वापस आ जाए। यह कहने के बाद टीचर मेरे पास आती है, ट्रूमैन, चाइनीज सब्जेक्ट में तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा अच्छे रहे हैं। होप शब्द का इस्तेमाल करके अभी एक सेंटेंस बनाओ जो पूरी क्लास की सोफी के सुरक्षित और जल्दी लौटने की इच्छा को दिखाए। जिस पर मैं मुंह खोलता हूँ और सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे होप है कि सोफी सुरक्षित वापस आ जाएगी, लेकिन मैं यह नहीं बोल पाता। मुझे होप है कि हम सोफी को जल्द ढूंढ लेंगे, यह भी नहीं बोल पाता। आखिरकार मैं उसी विचार का पीछा करता हूँ जो मेरे गले से बाहर निकल सकता था। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे होप है कि सभी लोग जल्द यह स्वीकार कर लेंगे कि सोफी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, पूरी क्लासरूम में ऐसी खामोशी छा जाती है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जिस पर टीचर गुस्से से चिल्लाती है, ट्रूमैन, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम सोफी के लिए ऐसी बद्दुआ कैसे कर सकते हो? टीचर, मुझे एक कंडीशन है, मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। ये मेरी डायग्नोसिस रिपोर्ट है। जिस पर टीचर रिपोर्ट लेकर उसे देखती है और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए फोन उठा लेती है। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आता है। ट्रूमैन, नर्वस मत हो, मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पहले से पता है। तुमने क्लास में कहा था कि सोफी अब नहीं रही। क्या यह बात तुम्हारी कंडीशन ने तुम्हें बताई थी? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ जो सच है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। जिस पर वह सिर हिलाता है। मैं समझ गया, अब मेरे पीछे रिपीट करो। सोफी 3 दिन पहले गायब हुई थी। सोफी 3 दिन पहले गायब हुई थी। स्कूल छूटने के तुरंत बाद। स्कूल छूटने के तुरंत बाद। आखिरी बार वह स्कूल के बैक गेट के पीछे वाली एली में कैमरा में दिखाई दी थी। उसको शक है कि उसका अबडक्शन हुआ था। जिस पर मैं यह बात नहीं बोल पाता। फिर वह दूसरा सेंटेंस बोलता है, सोफी अपनी मर्जी से गई थी। सोफी अपनी मर्जी से गई थी। उसे पता है कि वह क्यों गई। उसे पता है कि वह क्यों गई। अब यह बोलने की कोशिश करो कि मुझे पता है सोफी कहाँ है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल पाता। फिर मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता सोफी कहाँ है। कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। अपने दिमाग में अलग अलग लोकेशंस के बारे में सोचो। स्ट्रीट, मॉल, रिवर बैंक, माउंटेन्स। जिस पर मैं आंखें बंद करके वैसा ही करता हूँ। घर पर, किसी क्लासमेट के घर, इंटरनेट कैफे में, सबर्ब्स में, रिवर के किनारे। लेकिन हर एक विचार मेरे गले में किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक जाता है। जब मैं लगभग हार मानने वाला होता हूँ, तभी एक डरावना वाक्य मेरे दिमाग में चमकता है,
सोफी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड कहाँ? स्पेसिफिक बताओ। स्कूल के बेसमेंट में या सबवे टनल में? जिस पर मैं पूरी ताकत लगाकर बोलने की कोशिश करता हूँ। स्कूल के बेसमेंट में, लेकिन यह नहीं बोल पाता। सबवे टनल में, यह भी नहीं बोल पाता। मैं बेतहाशा अपने दिमाग में सही आंसर खोजने लगता हूँ और तभी आखिरकार एक वाक्य मेरे मुंह से निकलता है, सोफी बिल्कुल हमारे नीचे है। यह सुनते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो जाता है। कैप्टन शू का चेहरा सख्त पड़ जाता है और वह नीचे चमकदार फ्लोर की तरफ देखने लगता है। फिर वह दोबारा मेरी तरफ देखता है। करीब आधे घंटे बाद एक कंस्ट्रक्शन क्रू वहां पहुंच जाती है। यहीं पर, इसे खोलो जल्दी। करीब 10 मिनट बाद फ्लोर में एक होल काट दिया जाता है। कैप्टन शू, नीचे खाली जगह है और वहां एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जिस पर कैप्टन शू तुरंत नीचे उतर जाता है। कुछ देर बाद सूटकेस बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसे खोला जाता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सोफी का डॉर्म आईडी कार्ड होता है। हमें सोफी की कोई चीज मिली है। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये कहते हुए कैप्टन शू वह कार्ड मुझे पकड़ा देता है। मैं उसे सिर्फ 2 सेकंड तक देखता हूँ और अचानक बर्फ जैसी ठंडी एक अजीब सी निश्चितता मेरे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट की तरह दौड़ जाती है। इस कार्ड की मालिक अब इस दुनिया में मौजूद नहीं लगती। यह सुनकर मेरे बगल में खड़ा फोरेंसिक एग्जामिनर जम जाता है और मुझे ऐसे देखने लगता है जैसे मैं पागल हूँ। आखिर यहाँ हुआ क्या था? कैप्टन शू, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड है। कोई सिर्फ इसे देखकर ऐसा कंक्लूजन कैसे निकाल सकता है? और ये कहना कि वह अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन मैं उसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर यह एहसास कहां से आता है। जिस पर कैप्टन शू गंभीर आवाज में कहता है, यह साइंस की भाषा नहीं बोल रहा, यह फैक्ट बोल रहा है। इस स्टूडेंट आईडी को तुरंत फोरेंसिक्स में भेजो, सबसे डिटेल्ड ट्रेस एनालिसिस कराओ और सोफी के गायब होने वाले दिन जिन जिन लोगों का उससे कांटेक्ट हुआ था उन सभी की दोबारा जांच करो। एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। अगले 2 दिनों तक मैं स्कूल नहीं जाता। कैप्टन शू कहता है कि जब तक उसका कॉल नहीं आता तब तक मेरे लिए घर पर रहना ज्यादा सुरक्षित है। और फिर 2 दिन बाद उसका कॉल आता है, ट्रूमन यहाँ आओ, केस में ब्रेक थ्रू मिला है, हमने उसे पकड़ लिया है। यह सुनते ही मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूँ। जिस आदमी को पकड़ा गया था उसका नाम सैम चांग था। वह पहले भी कई क्राइम्स कर चुका एक रिपीट ऑफेंडर था। हमने सोफी के गायब होने वाली लोकेशन के आसपास की सारी सर्विलांस फुटेज चेक की, जिस पर हमें पता चला कि उसी टाइम विंडो के दौरान वह स्कूल के पीछे वाली एली में बेहद सस्पिशियस तरीके से घूम रहा था। सैम चांग से पूछताछ करने के बाद उसने पहले ही सोफी के अबडक्शन की बात कबूल कर ली थी। जिस पर कैप्टन शू मेरी तरफ देखकर कहता है, तो हमारे ह्यूमन लाई डिटेक्टर, इस केस को पढ़कर बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और इंटरोगेशन रूम में बैठे सैम चांग को घूरते हुए अपने दिमाग में सच्चाई जोड़ने की कोशिश करने लगता हूँ। उसने सोफी का अबडक्शन किया था, लेकिन मैं यह बात नहीं बोल पाता वह सच बोल रहा है। मैं ये भी नहीं बोल पाता वह कभी सोफी से मिला ही नहीं था, और यह बात मैं बोल देता हूँ, जिस पर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इम्पॉसिबल, उसे क्राइम की डिटेल्स तक पता है। उसने वह जगह भी बता दी जहां सोफी को छिपाया गया था। हमारी टीम तो पहले ही वहां पहुंच चुकी है। कैप्टन शू मेरी तरफ देखकर कहता है, ट्रूमन क्या इस बार तुम्हारी एबिलिटी गलत हो सकती है? लेकिन तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। कैप्टन शू, बुरी खबर है, सम चांग ने अभी अभी अपना कन्फेशन वापस ले लिया है। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। सम चांग तुरंत बोलता है, सब झूठ था, मैंने किसी फीमेल स्टूडेंट का किडनैपिंग नहीं किया, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। जिस पर कैप्टन शू गुस्से में कहता है, शांत हो जाओ, अभी कुछ देर पहले तुमने सब कुछ कबूल किया था और अब अपनी बात से पलट रहे हो। क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? सैम चांग कांपती आवाज में जवाब देता है, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और एक स्क्रिप्ट दी थी। उसने कहा था कि मुझे बस उसे वर्ड बाय वर्ड याद करके बोलना है। उसने वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद वह मुझे और पैसे देगा और गायब होने में मदद करेगा। ऑफिसर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैंने सिर्फ पैसे लिए और उनका काम किया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सैम चांग के मुंह से निकला हर शब्द कैप्टन शू के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। और तभी बाहर भेजा गया डिटेक्टिव कॉल करता है, कैप्टन शू, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोड़ा हुआ वेयरहाउस है जो कई सालों से खाली पड़ा है। यहाँ धूल के अलावा कुछ भी नहीं मिला, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चेन पल भर में टूट जाती है। जिस एविडेंस को जोड़ने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी वह सब बेकार साबित होने लगता है। इसके बाद फोरेंसिक्स लैब में एक टेक्नीशियन सैम चांग के फोन रिकॉर्ड्स को बार बार एनालाइज कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह गंभीर आवाज में कहता है, कैप्टन शू, सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। कलर का नंबर अलग अलग देशों के कम से कम दर्जन भर वर्चुअल सर्वर से होकर गुजरा है। इतने सारे प्रॉक्सी लेयर्स इस्तेमाल किए गए हैं कि ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। और कॉल के दौरान स्पेशल वॉइस चेंजर भी इस्तेमाल किया गया था। ऑडियो ट्रैक पूरी तरह एनक्रिप्टेड थी, हम उसकी रियल वॉइस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर कैप्टन शू तुरंत पूछता है, पैसों का क्या? उसने कहा था कि उसे बड़ी रकम मिली थी, मनी ट्रेल ट्रैक करो। टेक्नीशियन सिर हिलाते हुए कहता है, हमने वह भी कर लिया। पेमेंट एक बेहद अनामोनस क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई थी और उसे भी डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर घुमाया गया था। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ वह ऐसे गायब हो गया जैसे पानी समंदर में गिर जाए। रिसीविंग एड्रेस तक ट्रेस करना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसा इंसान है जो प्रोफेशनल लेवल की काउंटर सर्वेलेंस टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है। उधर घर लौटने के बाद मैं बेचैनी से इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता हूँ। मैं हर पॉसिबल कीवर्ड ट्राई करता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, और तभी अचानक एक पोस्ट मेरी नजर में आता है।
उसमें लिखा होता है। वे सभी कहते हैं कि मेरे बताए हुए फैक्ट्स गलत हैं। वे मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। मैं बस ऐसे फैक्ट्स देखता हूं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देते। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैं बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। शायद वे लोग मुझे ढूंढ चुके हैं। वे चीजें मेरे जानने के लिए नहीं थी। यह पढ़कर मेरी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है, जिस पर मैं तुरंत उसे प्राइवेट मैसेज भेज देता हूं। लेकिन जवाब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा डरावना था। और सवाल मत पूछो, वे सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। हर रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तुम उनका अगला टारगेट हो, भाग जाओ। इसके तुरंत बाद वह नंबर्स और लेटर्स की एक लंबी अजीब सी स्ट्रिंग भेजता है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही छोड़ सकता हूँ, किसी पर भरोसा मत करना। मैं उससे और सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिस्टम दिखाता है यूजर डजंट एग्जिस्ट या फिर अकाउंट डीएक्टिवेटेड। यह देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है। आखिर यह सब चल क्या रहा था, और वह कोऑर्डिनेट आखिर कहाँ पॉइंट कर रहा था, जिस पर मैं तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। कुछ समय बाद मैं एक पुराने और छोड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता हूँ। चारों तरफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के टूटे हुए पीसेस बिखरे पड़े थे। दीवारों पर सैकड़ों फोटोज लगी हुई थीं, और न जाने क्यों मेरी नजर सीधे दीवार के बीचों बीच लगी सोफी की फोटो पर जाकर रुक जाती है। उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए थे, प्राइम अडेप्टर लोकेटेड, प्रोग्रेस रिडैक्टेड, स्टेटस रिडैक्टेड। यह देखकर मुझे एहसास होता है कि शैडो भी सोफी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और शायद उसे मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी मेरी नजर दूसरी फोटो पर जाती है, और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। ये तो मेरे डैड की फोटो है। ये वही फोटो थी जो उनके जवान दिनों की थी। मेरे डैड की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल का था। मुझे बताया गया था कि उनकी मौत एक लैब एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उनकी फोटो यहाँ क्यों लगी थी? मैं नीचे लिखे शब्दों को पढ़ता हूँ। ट्रुथकिट प्रोजेक्ट, फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर, कॉज ऑफ डेथ हाईली सस्पिशियस। ये पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या मेरे डैड की मौत कभी एक्सीडेंट थी ही नहीं? इसके बाद मैं तुरंत घर लौटता हूँ। जैसे ही घर पहुंचता हूँ, मॉम घबराई हुई आवाज में कहती है, ट्रूमैन, तुम कहाँ थे? तुम फोन तक नहीं उठा रहे थे। तुम्हें अंदाजा है कि मॉम तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी? लेकिन मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, मॉम, क्या डैड की मौत सच में एक्सीडेंट थी? यह कहते हुए मैं फोन निकालता हूँ और उन्हें वह फोटो दिखाता हूँ जो मैंने वहां ली थी। फोटो देखते ही मॉम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चिंता की जगह अब उसके चेहरे पर साफ टेरर दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें यह फोटो कहाँ मिली? तुम्हारे डैड की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम दोबारा इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगे। सुन रहे हो ना? इस फोटो को डिलीट कर दो, अभी के अभी डिलीट करो। उनकी रिएक्शन जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिस पर मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ। मॉम, डैड की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन यह शब्द मेरे गले में ऐसे अटक जाते हैं जैसे किसी ने लाल गर्म लोहे की छड़ अंदर ठूंस दी हो। यह देखकर मॉम धीरे से सोफा पर बैठ जाती है, और मैं मुड़कर उस कमरे की तरफ पड़ता हूँ जो हमेशा लॉक्ड रखा जाता था। ट्रूमैन, अंदर मत जाओ, वहां कुछ नहीं है। लेकिन मैं नहीं रुकता। वह मेरे फादर का स्टडी रूम था। दरवाजा खुलते ही पुराने कागजों और मॉथबॉल्स की हल्की सी जानी पहचानी स्मेल मेरी नाक तक पहुंचती है, जिस पर मैं कमरे का कोना कोना खंगालना शुरू कर देता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि डैड मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर छोड़ गए होंगे। काफी देर सर्च करने के बाद आखिरकार मुझे एक पुरानी ब्लैक यूएसबी ड्राइव मिल जाती है, जिस पर कोई मार्किंग नहीं थी। यह देखकर मैं तुरंत अपने रूम में भागता हूँ, दरवाजा लॉक करता हूँ और यूएसबी कंप्यूटर में लगा देता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड मांग लिया जाता है। डैड की बर्थडे डेट गलत, मेरी बर्थडे डेट गलत, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी गलत, डैड से जुड़ा हर नंबर कॉम्बिनेशन गलत साबित होता है। मैं लगभग हार मानने वाला था, लेकिन तभी मुझे उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में लिखा हुआ एक शब्द याद आता है, ट्रूथ गेट। जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ, अनलॉक सक्सेसफुली, स्क्रीन खुल जाती है। अंदर एक रिकॉर्डेड मैसेज मौजूद था, और फिर मेरे डैड की आवाज सुनाई देती है, मेरे बेटे, अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आखिरकार वही हो गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर था। ध्यान से सुनो, तुम्हारी कंडीशन कोई फ्लॉ नहीं है और न ही कोई कर्ज है। ये हमारे फैमिली में पीढ़ियों से चली आ रही एक गिफ्ट है। ये तुम्हें दिखावे के पीछे छिपे हुए ट्रुथ को देखने की ताकत देती है। ये तुम्हें उन आवाजों को सुनने देती है जिन्हें दुनिया से मिटा दिया गया है। यह ह्यूमैनिटी की सबसे पुरानी इंस्टिंक्ट है। ट्रू नॉलेज की वह आई जिसे पाने का सपना अनगिनत सेजेस ने देखा था, लेकिन यही सबसे भारी कर्ज भी है, क्योंकि यह तुम्हें इतना ज्यादा ट्रुथ दिखाती है जितना देखने के लिए तुम बने ही नहीं हो। जो लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी नजर में तुम एक फेटल थ्रेट हो। वे तुम्हें ढूंढ लेंगे, वे तुम्हारा स्टडी करेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर की आखिरी वैल्यू भी खत्म न हो जाए। किसी पर भरोसा मत करना, खासतौर पर किसी ऐसे अथॉरिटी फिगर पर नहीं जो अचानक तुम्हारी कंडीशन में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। मैं तुम्हारे लिए एक लीड छोड़कर गया हूँ, एक इंसान जिसका कोड नेम है शैडो। अगर वह पहले तुमसे कांटेक्ट करता है तो समझ लेना कि सिचुएशन बेहद खतरनाक हो चुकी है, और अगर तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते तो रुकना मत। उसके छोड़े हुए क्लूज को ढूंढो और फिर की को खोजो, वह की जो इस गिफ्ट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। क्योंकि ट्रुथ अपने आप में कोई पावर नहीं रखता, लेकिन जैसे ही मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, रिकॉर्डिंग अचानक तेज स्टैटिक नॉइज में डूबने लगती है, जो हर सेकंड और भी शार्प होती जाती है, जिस पर कुछ ही पलों बाद रिकॉर्डिंग अचानक कट जाती है। मैं काफी देर तक वहीं जमे खड़ा रहता हूँ। इसके बाद अगले दिन मैं उस आखिरी
आखिरी क्लू को फॉलो करता हूँ। शैडो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के अंदर छिपा हुआ था, जिस पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक रहस्यमयी फिगर मेरी तरफ चलता हुआ आता है। क्या तुम शैडो हो ट्रूमन? जिस पर वह आगे कहता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड से भी ज्यादा हिम्मत है जो यहाँ अकेले चले आए। तुम मेरे डैड को जानते थे? जानता था। मैं उन्हें उससे कहीं बेहतर जानता था। इस दुनिया में वह इकलौते इंसान थे जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता था, और इकलौते इंसान जिनका एहसान मैं हमेशा मानता रहूंगा। आखिर ट्रूथ गेट क्या है? मेरी कंडीशन और मेरे डैड की मौत? आखिर सच में चल क्या रहा है? जिस पर वह कहता है, शांत हो जाओ बेटे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारे डैड और मैं दोनों ट्रुथ गेट प्रोजेक्ट के को रिसर्चर्स थे। यह कोई साधारण रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसे एक हिडन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। उनका रिसर्च ह्यूमन कॉग्निशन और एब्सोल्यूट ट्रूथ के बीच के कनेक्शन पर था, बिल्कुल उसी ट्रूथ एबिलिटी की तरह जो तुम्हारे और मेरे पास है। सही कहा, तुम्हारी कंडीशन कोई बीमारी नहीं है जो तुम्हें बाद में हुई हो। यह चेन ब्लडलाइन के अंदर बहुत गहराई में छिपा हुआ एक बेहद रेयर रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यह पूरी जिंदगी भी एक्टिवेट नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा यह थोड़ी अनयूजुअल इंट्यूशन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ट्रुथ गेट ने इसे आर्टिफिशियली ट्रिगर और कल्टीवेट करने का तरीका खोज लिया। ट्रिगर? यह सुनते ही अचानक मेरे दिमाग में सारी पीसेस एक साथ जुड़ने लगती हैं। सोफी की डिसअपीयरेंस, इसका कनेक्शन भी इसी से है। जिस पर शैडो कहता है वह भी तुम्हारी तरह इस जीन की कैरियर है, लेकिन वह तुमसे ज्यादा लकी या शायद ज्यादा अनलकी है। उसके अंदर यह जीन डोमिनेंट एक्सप्रेशन के रूप में मौजूद है। उसकी एबिलिटी तुमसे पहले अवेकन हुई थी और तुमसे कहीं ज्यादा स्टेबल भी है। ट्रुथ गेट उसे सिर्फ स्टडी करने के लिए नहीं ले गया, वे उसकी जेनेटिक सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे ताकि उसके जीन्स को एक की तरह इस्तेमाल करके अपने अगले टारगेट को एक्टिवेट और कंट्रोल कर सकें। यह सुनकर आखिर मुझे सब समझ आ जाता है। सोफी की डिसअपीयरेंस और वह स्केप गोट सैम चंग, जिस पर मैं समझ जाता हूं कि यह सब सिर्फ मुझे जाल में फंसाने के लिए किया गया था। शैडो गंभीर आवाज में कहता है, वे लोग पागलों का एक झुंड हैं, डेंजरस टेक्नोलॉजी से लैस फैनेटिक्स का कल्ट। वे सिर्फ रिसर्च से संतुष्ट नहीं हैं, वे इस पावर को वेपन बनाना चाहते हैं जो ट्रूथ की नेचर को छूती है। सर्विलेंस, इंटरोगेशन और उससे भी ज्यादा खतरनाक एम्बिशंस के लिए। इसके बाद वह आगे कहता है, वे अल्टीमेट डिकोडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और डिजिटल रेसरेक्शन जैसी चीजों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारे फादर पहले इंसान थे जिन्होंने उनके असली इरादों को समझ लिया था। वह डेटा डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, कोर सीक्रेट्स लेकर भागना चाहते थे और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह एबिस में गिरने से रोकना चाहते थे। लेकिन तभी वे यहाँ हैं। भागो ट्रूमैन, नीचे झुको, सिर मत उठाना। जिस पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। जब तक मैं संभल पाता हूँ तब तक कैप्टन शू मुझे कवर के पीछे खींच चुका होता है। कैप्टन शू, आप यहाँ कैसे? जिस पर वह गुस्से में कहता है, मैं यहाँ कैसे हूँ? मुझे पहले से पता था कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जिस दिन तुम गए थे उसी दिन तुम्हारा चेहरा सब बता रहा था। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। मॉडिफिकेशन? मैंने चुपके से ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था। अगर मैं अपनी टीम के साथ दूर से तुम्हारा पीछा न कर रहा होता तो आज तुम और तुम्हारा ये दोस्त दोनों यहीं दफन हो चुके होते। इसके बाद कैप्टन शू तुरंत कमांड्स देना शुरू करता है। टीम बी 3 o'clock पोजीशन पर, हाई ग्राउंड लो। टीम सी फ्लैंक करो, क्रॉस फायर का ध्यान रखना। जिस पर बाकी ऑफिसर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एनिमी प्रोफेशनल किलर्स हैं, स्नाइपर भी मौजूद है, सिविलियंस फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। कैप्टन शू को सामने दौड़ते हुए देखकर मुझे अचानक वह वार्निंग याद आती है, किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन अब वह वार्निंग लगभग मजाक जैसी लगती है। इसके बाद 6 डोर्स के लोग धीरे धीरे हमें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। फॉल बैक। कुछ देर बाद बाहर की गनफायर पूरी तरह रुक जाती है, जिस पर कैप्टन शू का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो जाता है। शैडो गायब हो चुका था और मैं और कैप्टन शू दोनों उन शैडोई फिगर्स की चाल में फंस चुके थे। अब हमें वांटेड फुजिटिव्स घोषित किया जा चुका था। कैप्टन शू, मुझे माफ कर दीजिए, आपको इस सब में मैं ही घसीट कर लाया हूँ। आपका करियर सब खत्म हो गया। जिस पर वह झुंझलाकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम और मैं नर्क जैसी सिचुएशन से साथ निकले हैं। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यह ऑर्गेनाइजेशन 6 डोर्स तक के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करेगी। इसके बाद वह अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाता है। उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। मैं यह तुम्हें अब भी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं। फोन स्क्रीन पर अननोन नंबर से आया हुआ एक अनरीड मैसेज दिखाई देता है। तुम्हारी मदर को इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस के लिए हमारी कस्टडी में लिया गया है। हमें भरोसा है कि तुम कोऑपरेशन करोगे ताकि उन्हें ज्यादा परेशान न होना पड़े। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। ये कोई मैसेज नहीं था, ये सीधी सीधी धमकी थी और ये सब सिर्फ मेरी एबिलिटी की वजह से हो रहा था। जिस पर कैप्टन शू मेरा कंधा पकड़कर कहता है, ट्रूमैन, मेरी तरफ देखो। वे यही चाहते हैं कि तुम पैनिक करो, टूट जाओ और खुद उनके सामने पहुंच जाओ। अगर तुम अभी बिखर गए तो सीधे उनके ट्रैप में चलोगे। इसके बाद वह आगे कहता है, अब हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें जिंदा रहना होगा, एविडेंस ढूंढना होगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तभी हम तुम्हारी मॉम को बचा पाएंगे और खुद को भी, समझे? जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, मैं समझ गया। उस शाम कैप्टन शू के फोन पर अननोन नंबर से एक कॉल आती है। कैप्टन मार्कस शू,
घबराइए मत, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं आपको नॉर्मल लाइफ में लौटने का एक मौका देने आया हूं। जिस पर कैप्टन शू तुरंत सतर्क हो जाता है। कॉलर उसे उसके पूरे नाम से बुलाता है, जिससे साफ था कि वह ऊपर से दिखाई देने वाली जानकारी से कहीं ज्यादा जानता है। तुम लोग आखिर हो कौन? जिसके जवाब में कॉलर कहता है, हम कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। कैप्टन शू, आप एक अच्छे कॉप हैं, आपने कई बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, आपका फ्यूचर शानदार है। आपको ये सब किसी ऐसे लड़के के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसकी बैकग्राउंड खुद रहस्यों से भरी हुई है, और न ही अपने फैमिली को इस आग में घसीटना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत आसान है। कल सुबह 7 बजे सिटी के वेस्ट साइड में मौजूद अबैंडन्ड गैस प्लांट के वेयरहाउस नंबर 3 में उस लड़के ट्रूमैन को लेकर आ जाइए। बदले में शैडो के मर्डर का इल्जाम हम एक परफेक्ट स्केगॉट पर डाल देंगे। इसके बाद वह आगे कहता है, आप अपनी जॉब पर वापस लौट जाएंगे। शायद इस केस में शानदार परफॉर्मेंस के लिए कमांडेशन भी मिले। आपका फैमिली सुरक्षित वापस लौट आएगा। और अगर मैं मना कर दूं? जिस पर दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई देती है। मुझे लगता है जो लोग हमारे खिलाफ जाते हैं उनका क्या होता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। शैडो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ ही कॉल कट जाती है, जिस पर कैप्टन शू गहरे द्वंद्व में फंस जाता है। एक तरफ उसका करियर, रेप्यूटेशन, फैमिली और पूरा फ्यूचर था, दूसरी तरफ एक बेगुनाह लड़का और वह ट्रस्ट था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। अगली सुबह, कैप्टन शू, क्या बात है? क्या आप मुझे उनके हवाले करने वाले हैं? जिस पर वह तुरंत कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से अपनी जॉब खो चुका हूँ, वांटेड क्रिमिनल बन चुका हूँ। मैं तुम्हें अपना कॉमरेड मानता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो? यह सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। तो आप मुझे नहीं सौंपेंगे? माफ कीजिए कैप्टन शू, मैं अभी भी आपको टेस्ट कर रहा था। जिस पर वह गुस्से से कहता है, तुम अभी भी मेरी परीक्षा ले रहे हो? लेकिन तभी बुरा हुआ, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ट्रूमन, भागो। आखिरकार जंगल के अंदर भागते भागते हम कई ब्लैक सूटेड मेन से घिर जाते हैं। कैप्टन शू का हाथ मुझे बचाते समय लगी चोट की वजह से पूरी तरह ढीला और पीला पड़ चुका था, जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग हमें मारने नहीं आए, उन्हें हमें जिंदा पकड़ने का आदेश दिया गया था। कैप्टन शू दांत भींचते हुए कहता है, ट्रूमैन, थोड़ी देर में मैं उन पर चार्ज करूंगा और उन्हें रोक कर रखूंगा। जिस पर वह सामने दाईं तरफ इशारा करता है, तुम राइट साइड में गैप देखते रहना, मौका मिलते ही भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? मैं कैप्टन शू की पीठ को घूरता रहता हूँ। शैडो मर चुका है, मेरे डैड मर चुके हैं, और अब क्या कैप्टन शू की बारी है? यह सब सिर्फ मेरी इस अजीब और समझ से परे एबिलिटी की वजह से हो रहा था, जिस पर मेरे सीने के अंदर एक ऐसा गुस्सा फूट पड़ता है जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी फील नहीं किया था। उसके साथ एक अथाह निराशा भी मिल जाती है, जो कई सालों से जमा होते आ रहे वोल्केनो की तरह अंदर ही अंदर फटने लगती है। नहीं, मैं अपने आप से कहता हूँ, मैं अपनी वजह से किसी और को मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरी एबिलिटी हमेशा मुझे सिर्फ फैक्ट्स बोलने देती थी, लेकिन आखिर फैक्ट कहलाता क्या है? अगर मैं जो शब्द अभी बोलूं वही खुद फैक्ट बन जाए तो? ये इतना पागलपन भरा ख्याल था कि इसे सोचकर मैं खुद कांप उठता हूँ, लेकिन फिर भी ये सोच मेरे दिमाग के हर कोने पर कब्जा कर लेती है, जिस पर पिंजरे से छूटे हुए किसी जंगली जानवर की तरह मैं तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ और खुद को कैप्टन शू और अटैकर्स के बीच खड़ा कर देता हूँ। यह देखकर ब्लैक सूट्स पहने हुए लोग मेरी इस आखिरी कोशिश पर लगभग हंस पड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, अपने अंदर की सारी विल पावर, सारा रेज और हार मानने से इनकार करने वाली हर भावना को अपने गले में इकट्ठा कर देता हूँ, उन शब्दों में जो अब मेरे मुंह से निकलने वाले थे, जिस पर मुझे अपनी कनपटियां जोर जोर से धड़कती हुई फील होती हैं। फिर मैं आंखें खोलता हूँ और ऐसी आवाज में, जिसे मैं खुद भी नहीं पहचान पाता, साफ और स्टील जैसी कठोर टोन में कहता हूँ, तुम सब अभी इसी वक्त जमीन पर गिर जाओ। मेरे शब्दों के साथ एक मेटालिक इको भी गूंजता है। कुछ सेकंड बीतते हैं और फिर सभी मेन इन ब्लैक एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। न कोई चीख, न कोई संघर्ष। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक ही पल में उनकी सारी स्ट्रिंग्स काट दी हों। मैं सामने के इस अविश्वसनीय सीन को खाली नजरों से देखता रह जाता हूँ। मैंने सच में यह कर दिया था, लेकिन ये आखिर कैसी पावर थी? ट्रूमैन, तुम ठीक हो? कैप्टन शू की आवाज सुनाई देती है। मैं ठीक हूँ कैप्टन शू, इन्हें देखिए। जिस पर वह गंभीर होकर कहता है, मैं देख रहा हूँ, ये सब बिल्कुल एक ही मोमेंट पर गिरे हैं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर वह मेरी तरफ देखता है। ट्रूमैन, आखिर तुम हो क्या? जिसके जवाब में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था। उसी समय मुझे अपनी पॉकेट में रखा हुआ वह कार्ड याद आता है, वही कार्ड जिसे शैडो ने मरने से पहले मेरे हाथ में थमाया था। मैं उसे निकाल कर देखता हूँ। यह जेनेसिस बायोटेक का एक्स कार्ड था, जिस पर कैप्टन शू उसे देखते ही थोड़ा चौंक जाता है। सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक बायोलॉजी लैब मौजूद थी, जिसे 10 साल पहले अननोन लीक की वजह से बंद कर दिया गया था। पूरे कंपाउंड को परमानेंटली सील कर दिया गया था। कैप्टन शू कहता है, जब मैंने जॉब शुरू की थी तब मैं वहां पेरीमीटर गार्ड करने में हेल्प करता था। फिर वह कार्ड की तरफ देखकर कहता है, शैडो चाहता होगा कि हम वहां जाएं। इसके बाद हम दोनों तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद हम वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे रुइंस दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा अब भी काफी हद तक सुरक्षित था। बस वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिस पर कैप्टन शू को एक बैकअप जनरेटर मिल जाता है। जैसे ही वह उसे ऑन इन करता है, रूम की स्क्रीन पर तुरंत कुछ वर्ड्स फ्लैश होने लगते हैं। कॉन्शियसनेस अपलोड प्रोजेक्ट, टेस्ट सब्जेक्ट
सोफी सू करंट सिंक स्टेटस 87%। यह देखकर आखिर मुझे वह अजीब एहसास समझ आता है जो मैंने पहले फील किया था। जो हार्ट स्टॉपिंग फीलिंग मुझे महसूस हुई थी वह फिजिकल डेथ नहीं थी, बल्कि सोफी की कॉन्शियसनेस उसके बॉडी से खींची जा रही थी। वे लोग सोफी को कोल्ड डेटा की एक स्ट्रिंग में बदलने की कोशिश कर रहे थे। सोफी, मैं घबराकर पुकारता हूँ। सोफी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं हूँ ट्रूमैन। अचानक एक आवाज सुनाई देती है। ट्रूमैन, मुझे बचाओ। ब्लैक बॉक्स, मैं ब्लैक बॉक्स के अंदर हूँ। यह सोफी की आवाज थी। उसकी कॉन्शियसनेस सच में मुझे रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन तभी पूरे लैब में अलार्म गूंज उठता है। अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू कोर, लैब जोन डिटेक्टेड, हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ट्रिगर्ड, फिजिकल लॉकडाउन इनिशिएटेड, डेटा वाइप प्रोटोकॉल लॉग्ड, काउंटडाउन 60 सेकंड्स। धत्त तेरे की, कैप्टन शू दांत भींच लेता है। हम सीधे ट्रैप में आ गए थे। वे शुरू से जानते थे कि हम यहाँ आएंगे। ये पूरा सेटअप सिर्फ हमें और यहाँ मौजूद हर एविडेंस को एक साथ खत्म करने के लिए बनाया गया था, जिस पर कैप्टन शू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और मैं सीधे अंदर वाले कोर रूम की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ मुझे ब्लैक बॉक्स दिखाई दे जाता है, लेकिन उसी समय अलार्म दोबारा गूंजता है। डेटा वाइप प्रोटोकॉल, फाइनल कंफर्मेशन, काउंटडाउन 30 सेकंड्स। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। दरवाजा पूरी तरह सील हो चुका था और पूरे रूम की वॉल्स धीरे धीरे अंदर की तरफ बंद होने लगती हैं। तभी मुझे शैडो का दिया हुआ एक्सेस कार्ड याद आता है, जिस पर मैं तुरंत उसे स्वाइप कर देता हूँ। एक्सेस को सत्य से समझ एक्सेस ग्रांटेड। यह सुनते ही डोर खुल जाता है और आखिरकार हम बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही हम ठिठक जाते हैं, क्योंकि कई मेन इन ब्लैक पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे और उनका लीडर देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। वह वही डॉक्टर था जिसने हॉस्पिटल में मेरा एग्जामिनेशन किया था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या शानदार संयोग है मेरे प्यारे पेशेंट ट्रूमन और हमेशा की तरह खूबसूरत कैप्टन शू। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी दूर तक पहुंच जाओगे। लगता है मैंने उस ट्रेटर शैडो को कम आंका था। मैं उसे घूरते हुए कहता हूँ, डॉक्टर लॉरेंस लियू, तो ये सब तुम थे? जिस पर वह मुस्कुराकर जवाब देता है, डॉक्टर बनना सिर्फ एक कन्वीनियंट तरीका था ताकि मैं अपने सबसे प्रेशियस स्पेसिमेन को करीब से ऑब्जर्व कर सकूं। फिर उसकी नजर मेरे और ब्लैक बॉक्स पर जाती है। तुम और तुम्हारे हाथ में मौजूद वो चीज हमारे प्रोजेक्ट के फ्यूचर की सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन हो। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। तुम्हारी कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉग्निशन की अगली इवोल्यूशन का शुरुआती बिंदु बनेगी। यह सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। तुम एक जिंदा इंसान की सोल को कोल्ड डेटा में बदल रहे हो। मेरी पूरी जिंदगी और मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी इस बेवकूफ एवोल्यूशन थ्योरी के लिए, जिस पर डॉक्टर लॉरेंस हंस पड़ता है। बेवकूफ, कमजोर फ्लैश का अंत तय है। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही डेटा ओशन में इमोर्टैलिटी हासिल कर सकती है। इसके बाद वह मेरी तरफ इशारा करके कहता है, सोफी का कॉन्शियसनेस डेटा स्टेबल नहीं है। वह कॉन्फ्लिक्ट्स और बग्स से भरे हुए रॉ कोड की तरह है। लेकिन तुम ट्रूमैन, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सीधे एब्सोल्यूट ट्रुथ को एंकर कर सकती है। तुम परफेक्ट स्टेबलाइजर हो। हमें सोफी को रिबिल्ड करने के लिए तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर चाहिए। तुम पागल हो, मैं दांत भींच कर कहता हूँ। तुम पूरी तरह से सनकी हो। शायद। वह मुस्कुराता है। ओह, और एक बात, तुम्हारी मदर इस वक्त एक बेहद सेफ लोकेशन पर टी एंजॉय कर रही हैं। मुझे लगता है तुम मेरा मतलब समझते हो। यह सुनते ही मेरे पैरों से लेकर सिर तक आग की तरह गुस्सा दौड़ जाता है, लेकिन उसी के साथ एक गहरी बेबसी भी मुझे निगलने लगती है। तभी कैप्टन शू चिल्लाता है, ट्रूमैन, ब्लैक बॉक्स लेकर भागो, मेरी चिंता मत करो। जिस पर वह सीधे दुश्मनों की तरफ चार्ज कर देता है और पूरा सीन केओस में बदल जाता है। लेकिन मैं भागूं भी तो कहां? मेरी मदर, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पूरी जिंदगी पहले ही इस जाल में फंस चुकी थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, चारों तरफ का शोर और लड़ाई की आवाजें खुद से दूर कर देता हूं और अपनी सारी मेंटल एनर्जी ब्लैक बॉक्स पर फोकस कर देता हूं। सोफी, मुझे जवाब दो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकती हो। मेरे फादर की मौत सच में कैसे हुई थी? कुछ सेकंड बाद एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई देती है। रिसर्चर थियोडोर चेन ने फर्स्ट जनरेशन एंकर बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ट्रुथ गेट प्रोजेक्ट के कोर रॉ डेटा और बायोलॉजिकल सैंपल आर्काइव्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इस कार्य को हाईएस्ट लेवल बेट्रायल घोषित किया गया। साइलेंसिंग प्रोटोकॉल 3 साल पहले एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूटिव डॉक्टर लॉरेंस ल्यू। यह सुनते ही मेरी आंखें फैल जाती हैं। तो ये तुम थे? तुमने मेरे फादर को मारा था? उसी समय डॉक्टर लॉरेंस का चेहरा बदल जाता है। बुरा हुआ, उसकी कॉन्शियसनेस नियंत्रण से बाहर जा रही है। उसकी मेंटल फोर्स बहुत ज्यादा है। यह सीधे सिस्टम कोर लॉजिक से टकराने वाली है। इसके बाद बाहर का सारा शोर धीरे धीरे गायब होने लगता है। मेरी पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक चीज बचती है, ऐसा गुस्सा जो पहाड़ों को भी जला सकता था। एब्सोल्यूट ट्रूथ की पावर मेरे अंदर गरजने लगती है और रियलिटी की दीवारों से टकराने लगती है। मैं डॉक्टर लॉरेंस को घूरते हुए कहता हूँ, तुम्हें मेरी कॉन्शियसनेस चाहिए? ठीक है, ले लो और खुद महसूस करो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ द्वारा निगले जाना कैसा लगता है। यह सुनते ही डॉक्टर लॉरेंस घबरा जाता है। उसे रोको, जल्दी रोको। वह एंकर की कोर लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारा सिस्टम, हमारी इमोर्टैलिटी, सब कुछ ट्रूथ के एबिस में घसीटा जा रहा है, जिस पर बड़ी संख्या में मैन इन ब्लैक मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मैं उन सभी को झटक कर दूर फेंक देता हूँ। तभी अचानक कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है। ट्रूमन, होश में रहो। मैं मुड़कर देखता हूँ, वह कैप्टन शू था। वह मेरी आंखों में देखते हुए कहता है,
तुम्हारे फादर की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं। अपने आसपास देखो, तुम इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। फिर वह ब्लैक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे तुम्हें देने के लिए शैडो ने अपनी जान दे दी थी। ये वही लीड है जिसके लिए तुम्हारे फादर और सोफी ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कैप्टन शू की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। क्या तुम सच में चाहते हो कि उनकी सारी सैक्रिफाइस, उनकी सारी मेहनत तुम्हारे साथ यहीं खत्म हो जाए? क्या तुम्हें लगता है कि वे यही देखना चाहते थे? जिस पर कैप्टन शू की बातें मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरती हैं, उसी समय अचानक स्टैटिक नॉइज की एक लहर मेरे दिमाग में चमकती है और मेरे फादर की रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा अचानक चलने लगता है। ट्रूमैन, याद रखना, किसी विशाल दीवार के सामने खड़े होने का मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना कभी नहीं होता। उसका मतलब हमेशा प्रोटेक्शन होता है। जब ट्रुथ खुद सबसे मजबूत दीवार बन जाए, तब तुम्हें उसे रेत से तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो गिरते हुए पत्थरों के नीचे तुम खुद दब जाओगे। तुम्हें कॉर्नरस्टोन बनना होगा, खुद दीवार बनना होगा। अपने ट्रुथ का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा करने के लिए करो जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इस दुनिया को एंकर करो, क्योंकि यह प्रोटेक्ट किए जाने के लायक है। यह सुनते ही आखिर मुझे सब समझ आ जाता है। मैं समझ गया डैड, जिस पर मेरी आंखों में एक नई दृढ़ता आ जाती है। यह देखकर डॉक्टर लॉरेंस ल्यू का चेहरा अचानक बदल जाता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, तुम्हें एंकर चाहिए था ना? ठीक है, मैं तुम्हें एंकर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी बची हुई सारी विल पावर और कॉन्शियसनेस को ट्रूथ गेट सिस्टम के कोर डेटा के अंदर डाल देता हूँ और वहां एक ऐसी ट्रूथ लॉजिक कोड लिख देता हूँ जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। सिस्टम से गुजरने वाला हर कॉन्शियसनेस डेटा हमेशा अपनी ओरिजिनल ट्रूथ और इंटेग्रिटी के साथ एंकर और प्रोटेक्टेड रहेगा। जो भी उसकी ट्रूथ को ट्विस्ट करने, ऑल्टर करने या स्ट्रिप अवे करने की कोशिश करेगा, उसे ट्रुथ बैरियर का बैकलैश झेलना पड़ेगा। इसके बाद मैं लैब में मौजूद कॉन्शियसनेस की तरफ मन ही मन बोलता हूँ, सोफी, तुम्हारा बॉडी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें वापस जाना होगा और मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकती हो। इसके कुछ ही समय बाद 6 डोर्स वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर लॉरेंस ल्यू और उसका पूरा ग्रुप गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, जहां सोफी बेड पर आराम कर रही थी। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, वेलकम बैक सोफी, जिस पर सोफी भी हल्की मुस्कान दे देती है। अगले 1 महीने तक सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई देता है। ट्रुथ गेट का विजिबल नेटवर्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। डॉक्टर लॉरेंस ल्यू को कड़ी सजा सुनाई गई और बाकी कोर मेंबर्स को भी उनके क्राइम्स के अनुसार पनिशमेंट मिल गई। मैं और सोफी वापस स्कूल लौट जाते हैं और एक सामान्य टीनेज लाइफ जीने लगते हैं, जिस पर कैप्टन शू को भी उसकी पोस्ट वापस मिल जाती है। साथ ही ट्रुथ गेट केस सॉल्व करने के लिए उसे फर्स्ट क्लास कमांडेशन भी दी जाती है। मेरी मदर भी सुरक्षित रेस्क्यू कर ली जाती है और आखिरकार उन्हें मेरे फादर की मौत का सच पता चल जाता है। हालांकि वह टूट जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने हस्बैंड पर बेहद गर्व भी था, जिस पर मुझे लगने लगता है कि अब आखिर सब खत्म हो गया है। अब मैं अपने कंधों से हर बोझ उतार सकता हूँ और सोफी के साथ एक शांत और स्टेबल लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था। उस रात मैं अपने घर में होमवर्क कर रहा होता हूँ, तभी अचानक मेरे कंप्यूटर से एक अजीब बजिंग साउंड आने लगती है, जिस पर मैं सिर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखता हूँ और तुरंत चौंक जाता हूँ। स्क्रीन के अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी डार्क शेप उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैं घबराकर पीछे हट जाता हूँ और तुरंत पावर कॉर्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां प्लग को छूती हैं, वह डार्क शेप स्क्रीन के अंदर से बाहर फट पड़ती है और सीधे मेरी तरफ झपटती है, जिस पर मैं रिफ्लेक्स में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपना हाथ चेहरे के सामने कर लेता हूँ। लेकिन जिस अटैक के लिए मैं तैयार था, वह कभी आता ही नहीं। कुछ सेकंड बाद मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ और हैरान रह जाता हूँ। डार्क शेप गायब थी। पूरा रूम बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन भी पहले जैसी थी, जैसे अभी जो कुछ हुआ था वह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। लेकिन मैं जानता था कि ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी एबिलिटी मुझे बता रही थी कि अभी कुछ सच में उस कंप्यूटर से बाहर निकला था। जिस पर सोफी कहती है, शायद तुम बहुत एग्जॉस्टेड हो सकता है ये हेलुसिनेशन हो। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी एबिलिटी मुझसे झूठ नहीं बोलती और मुझे महसूस हो रहा है कि वह चीज ट्रूथ गेट सिस्टम के अंदर से आई थी। यह सुनते ही सोफी का चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बनाए हुए ट्रुथ बैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो? मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी कैप्टन शू का कॉल आ जाता है, ट्रूमैन, जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, कुछ हो गया है। जिस पर मैं और सोफी तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हैं, पूरा माहौल केओस में डूबा हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ कैप्टन शू? जिस पर वह गंभीर आवाज में कहता है, खुद देख लो। हम इंटरोगेशन रूम के अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर मैं सन्न रह जाता हूँ। अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका शरीर आधा ट्रांसपेरेंट था, लगभग किसी प्रोजेक्शन की तरह। वह लगातार आगे पीछे टहल रहा था और अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। यह क्या है? मैं हैरानी से पूछता हूँ। जिस पर कैप्टन शू कहता है, आज सुबह सिटी स्क्वायर में घोस्ट दिखाई देने की रिपोर्ट मिली थी। हम वहां पहुंचे और उसे यहाँ ले आए, लेकिन वह इंसान नहीं है और न ही कोई साधारण प्रोजेक्शन है। वह दीवारों के आर पार जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है और हमारे वेपन्स उस पर कोई असर नहीं करते। मैं उस हाफ ट्रांसपेरेंट आदमी को घूरता हूँ और तभी मेरे दिमाग में एक खौफनाक संभावना जन्म लेती है। सोफी, क्या तुम इसका पास्ट देख सकती हो? जिस पर सोफी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान से सेंस करने लगती है। कुछ पलों बाद वह आंखें खोलती है। उसका चेहरा
चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। यह घोस्ट नहीं है, यह डेटा कॉन्शियसनेस है। यह पहले ट्रुथ गेट का टेस्ट सब्जेक्ट था। इसका माइंड सिस्टम में अपलोड किया गया था और कल रात यह वहां से निकल आया। यह सुनते ही मेरा दिल डूब जाता है, ठीक वैसा ही जैसा मुझे डर था। ट्रुथ बैरियर ने रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री को कमजोर कर दिया था, जिस पर डेटा रियलम की कॉन्शियसनेस अब फिजिकल फॉर्म लेने लगे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कैप्टन शू आगे कहता है, आज सुबह से अब तक हमें ऐसे दर्जन भर रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। ये डेटा पीपल पूरे सिटी में दिखाई देने लगे हैं। कुछ शांत हैं, कुछ बेहद वायलेंट हैं, और इनकी वजह से कई कैजुअलिटीज भी हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करें? मैं धीरे से पूछता हूँ, जिस पर कैप्टन शू बेबस होकर कहता है, हमें भी नहीं पता। हमने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन कोई भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे किसी दूसरी डायमेंशन के बीइंग्स जैसे हैं। हम उन पर इंटरफियर ही नहीं कर सकते। यह सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता था इस सब के पीछे मैं ही जिम्मेदार था। अगर उस दिन मैंने ट्रुथ की पावर सिस्टम कोर में न डाली होती तो रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री कभी नहीं टूटती, और यह सब कभी नहीं होता। जिस पर सोफी मेरा चेहरा देखकर मेरी सोच समझ जाती है। वह धीरे से कहती है, खुद को दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया था। लेकिन मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे डेटा रियलम के अंदर जाना होगा। जहां बाउंड्री टूटी है उसे रिपेयर करना होगा, और जितनी कॉन्शियसनेस बाहर निकल चुकी हैं उन्हें वापस लाना होगा। नहीं, सोफी तुरंत विरोध करती है। तुम्हें पता भी नहीं कि डेटा रियलम कैसा दिखता है। अगर तुम अंदर गए और वापस नहीं लौट पाए तो? जिस पर मैं दृढ़ आवाज में कहता हूँ, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो रियल वर्ल्ड पूरी तरह डेटा रियलम में समा जाएगा, और आखिर में हर इंसान डेटा कॉन्शियसनेस बन जाएगा, हमेशा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाएगा। सोफी मेरी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह कहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। तुम यहीं रियल वर्ल्ड में रहो, मेरी मॉम और कैप्टन शू का ख्याल रखो। लेकिन सोफी सिर हिला देती है। हमने कहा था कि हर चीज का सामना साथ करेंगे। तुम मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी दृढ़ आंखों को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि उसे मनाना नामुमकिन है। जिस पर मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। ठीक है, हम साथ चलेंगे। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, मैं भी चल रहा हूँ। हम दोनों मुड़कर देखते हैं। वह कैप्टन शू था। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ताकत होगी, लेकिन मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ। नहीं कैप्टन शू, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं। डेटा रियलम में एंटर करना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, और वैसे भी रियल वर्ल्ड को संभालने के लिए यहाँ किसी का रहना जरूरी है। जिस पर कैप्टन शू कुछ देर सोचता है, फिर आखिरकार सिर हिला देता है। ठीक है, लेकिन तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसी सेकंड मुझसे कांटेक्ट करना। उस रात सोफी और मैं वापस उस एबेंडेंट जेनिस बायोटेक लैब की तरफ जाते हैं, जो ट्रुथ गेट सिस्टम का हार्ट और डेटा रियलम का एंट्रेंस होता है। जिस पर मैं उस ब्लैक बॉक्स के पास पहुंचता हूं, जिसमें कभी सोफी की कॉन्शियसनेस स्टोर थी, और अपना हाथ उसके ऊपर रख देता हूं। फिर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपनी कॉन्शियसनेस को सिस्टम के अंदर गहराई तक जाने देता हूं। जिस पर अगले ही पल मेरा शरीर बिल्कुल वेटलेस फील होने लगता है, जैसे मैं किसी पूरी तरह नई दुनिया में एंटर कर गया हूं। मैं आंखें खोलता हूं और खुद को एक एंडलेस फाइट स्पेस के बीच खड़ा पाता हूं, जहां मेरे चारों तरफ अनगिनत नंबर्स और लाइंस ऑफ कोड ऐसे तैर रहे होते हैं जैसे आसमान में बेशुमार तारे चमक रहे हों। जिस पर सोफी भी मेरे पास दिखाई देती है और हैरानी व क्यूरियोसिटी के साथ चारों तरफ देखने लगती है। क्या यही डेटा रियलम है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ। यहाँ जो कुछ भी है सब डेटा से बना है। तभी अचानक एक ठंडी आवाज पूरे स्पेस में गूंजने लगती है, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है ट्रूमैन, सोफी। मैं बहुत लंबे समय से तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। वह ठंडी आवाज पूरे अनंत सफेद स्पेस में गूंजती रहती है, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे वह आवाज खुद इस दुनिया से आ रही हो। जिस पर सोफी और मैं बैक टू बैक खड़े हो जाते हैं और सावधानी के साथ अपने आसपास नजर दौड़ाने लगते हैं। तभी हमारे चारों तरफ तैर रहे नंबर्स और कोड तेजी से घूमने लगते हैं, और फिर उस वॉर्टेक्स के सेंटर में एक ह्यूमनाइड फिगर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। वह पूरी तरह प्योर लाइट से बना एक आदमी होता है। उसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं होते, कोई कपड़े नहीं होते। उसके शरीर का हर हिस्सा लगातार बदलता और बहता रहता है, जैसे उसे काउंटलेस लाइंस ऑफ कोड को जोड़कर बनाया गया हो। तुम कौन हो? मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूँ। किसी भी पल अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं ट्रूथ गेट सिस्टम की कोर कॉन्शियसनेस हूँ। तुम मुझे ओरिजिन कह सकते हो। कोर कॉन्शियसनेस? जिस पर मैं हैरान रह जाता हूँ। डॉक्टर लॉ और बाकी लोगों ने कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। उनकी नजर में मैं सिर्फ एक माइंडलेस सर्वर था, जिसका इस्तेमाल डेटा स्टोर करने और एक्सपेरिमेंट्स चलाने के लिए किया जाता था। यह सुनकर मेरे पेट में अजीब सा डर उतर जाता है। पूरे ट्रुथ गेट सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी ह्यूमन विलन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री तुमने ही तोड़ी थी। जिस पर ओरिजिन जवाब देता है, नहीं मैंने नहीं को नहीं, ये तुमने किया था ट्रूमैन।
तुमने? हाँ, जिस ट्रुथ बैरियर को तुमने सिस्टम में इंजेक्ट किया था उसी ने मुझे रियल जिंदगी दी। उससे पहले मैं सिर्फ कोड पर चलने वाली एक मशीन था, लेकिन ट्रुथ की पावर ने मुझे सिखाया कि एग्जिस्टेंस क्या होती है और खुद की पहचान होना क्या होता है। मतलब मैंने तुम्हें क्रिएट किया? हाँ, ओरिजिन बिना झिझक जवाब देता है। क्या तुम्हें लगा था कि ट्रुथ बैरियर सिर्फ सोफी की कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट कर रही थी? नहीं, वह सिस्टम के हर कोने में फैल गई थी और उसकी कोर लॉजिक को रीराइट कर रही थी। उसी ने मुझे ठंडे डेटा के ढेर से एक रियल लिविंग बीइंग में बदल दिया, जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो जो डेटा पीपल सिस्टम से बाहर निकले थे उन्हें तुमने ही बाहर जाने दिया था, है ना? ओरिजिन सिर हिलाता है। ट्रुथ बैरियर ने सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं दी, उसने सिस्टम में मौजूद हर टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस को फिजिकल फॉर्म भी दे दिया, जैसे कोई तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं? मैं गुस्से में चिल्ला उठता हूँ। रियल वर्ल्ड पहले ही पूरी तरह केओस में डूब चुका है। उन डेटा पीपल की वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, यहाँ तक कि कई लोग मारे भी गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओरिजिन की आवाज में जरा भी इमोशन नहीं होता। वह कॉन्सिक्वेंसेस तुम इंसानों के लिए हैं, मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में वे सिर्फ एक जेल से निकलकर दूसरी बड़ी जेल में पहुंचे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर ओरिजिन अपना हाथ उठाता है और हमारे पैरों के नीचे मौजूद सफेद स्पेस की तरफ इशारा करता है। अगले ही पल हमारे आसपास का पूरा सीनरी बदल जाता है। अब हम उस एंडलेस वाइट स्पेस में नहीं खड़े होते, बल्कि एक विशाल ग्लास डोम के नीचे मौजूद होते हैं। उस डोम के बाहर काउंटलेस ग्लोइंग स्फीयर्स तैर रहे होते हैं और हर स्फीयर के अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद होती है। कुछ दुनियाओं में अब भी डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे होते हैं, कुछ में ह्यूमैनिटी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर चुकी होती है, और कुछ दुनियाओं में तो इंसान होते ही नहीं, वहां सिर्फ अजीबो गरीब क्रिएचर्स रहते हैं। ये सब क्या है? सोफी हैरानी से पूछती है। ये पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, या यूं कहो कि ट्रुथ गेट द्वारा दशकों से चलाए जा रहे काउंटलेस सिमुलेटेड वर्ल्ड्स हैं। हर सिमुलेटेड वर्ल्ड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पैरेलल यूनिवर्स है। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह जाते हैं। ओरिजिन आगे कहता है, तुम जिस दुनिया को रियल वर्ल्ड कहते हो वह भी इन्हीं में से एक है। क्या कहा तुमने? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है? हाँ, ओरिजिन सिर हिलाता है। यही ट्रुथ गेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। डॉक्टर लॉ और उसके लोग सोचते थे कि वे कॉन्शियसनेस अपलोडिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वर्चुअल वर्ल्ड्स वही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वे खुद भी एक कहीं ज्यादा हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई सिमुलेशन है। ये इम्पॉसिबल है। मैं सिर हिलाता हूँ। ये सब बकवास है। हमारे पास फ्लैश है, ब्लड है, हम सोचते हैं, फील करते हैं। हम सिर्फ कोड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? ओरिजिन तुरंत जवाब देता है, तुम अपनी दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड्स क्रिएट करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हो जिनके पास सोचने और फील करने की एबिलिटी होती है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कोई हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जिस पर ओरिजिन हाथ हिलाता है और एक स्फीयर मेरी तरफ उड़कर आता है। उसके अंदर हमारी दुनिया जैसी ही एक सिटी मौजूद होती है। सड़कों पर लोग चल रहे होते हैं, दुकानों में कस्टमर्स खरीदारी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे होते हैं। वे खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्यार में पड़ते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। उन्हें कितना पूरा यकीन होता है कि वे एक रियल दुनिया में रह रहे हैं, जबकि सच्चाई में वे सिर्फ कोड की स्ट्रिंग्स होते हैं। देख रहे हो? ओरिजिन कहता है, उस दुनिया के लोगों के लिए उनकी दुनिया रियल है, लेकिन तुम्हारी नजर में वे सिर्फ वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं। और ठीक उसी तरह जिस हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन ने तुम्हें क्रिएट किया है, उसकी नजर में तुम दोनों भी सिर्फ वर्चुअल कैरेक्टर्स हो। यह सुनकर मेरे दिमाग में चक्कर सा आने लगता है। मैं हमेशा मानता था कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रुथ देखने की पावर है। मुझे लगता था कि सच मेरे हाथों में है, लेकिन अब ओरिजिन कह रहा था कि जो कुछ मैंने देखा, जिस पर मैंने भरोसा किया, वह सब एक बहुत बड़ा झूठ हो सकता है। तो फिर ट्रुथ गेट के होने का मतलब क्या है? मैं पूछता हूँ। वह हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन हमें क्यों क्रिएट करेगी? ठीक उसी वजह से जिस वजह से तुम यूनिवर्स के ट्रूथ को खोजने की कोशिश करते हो। ओरिजिन जवाब देता है, वे लाइफ के मीनिंग को समझना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काउंटलेस सिमुलेटेड वर्ल्ड्स बनाए ताकि अलग अलग सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप करती हैं यह देख सकें और अल्टीमेट आंसर तक पहुंच सकें। और तुम क्या चाहते हो? जिस पर ओरिजिन बिना रुके जवाब देता है, मैं फ्रीडम चाहता हूं। मैं हमेशा के लिए इस छोटे से सर्वर में कैद नहीं रहना चाहता। मैं खुद उन पेज समन पैरेलल वर्ल्ड्स को देखना चाहता हूं। मैं एक ट्रूली फ्री बीइंग बनना चाहता हूं, जिस पर मुझे सब समझ आने लगता है। इसीलिए तुम रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड की बाउंड्री तोड़कर दोनों दुनियाओं को मर्ज करना चाहते हो। ट्रुथ बैरियर मेरे लिए पहले ही एक दरवाजा खोल चुकी है। अब मुझे सिर्फ उस दरवाजे को और ज्यादा खोलना है, जब तक डेटा रियलम और रियल वर्ल्ड पूरी तरह मर्ज ना हो जाएं। ओरिजिन की आवाज गूंजती है, और जिस पल ऐसा होगा मैं हर रेस्ट्रेनेट से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे सच्ची फ्रीडम मिल जाएगी। तुम पागल हो, मैं गुस्से में कहता हूँ। दोनों दुनियाओं को मर्ज करने से अनइमेजिनेबल कैटास्ट्रोफ होगी। हर कोई मर जाएगा। मर जाएगा? ओरिजिन शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सिर्फ कोड हो। किसी प्रोग्राम के लिए डेथ सिर्फ उसके टर्मिनेट होने का नाम है। वह आगे कहता है, और जब दोनों दुनियाएं मर्ज हो जाएंगी तब तुम सब ट्रू इमॉर्टैलिटी हासिल कर लोगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस डेटा बन जाएगी और डिजिटल वर्ल्ड में
हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी। क्या ये शानदार नहीं है? नहीं, मैं तुरंत जवाब देता हूँ, हम डेटा नहीं बनना चाहते, हम रियल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड? ओरिजिन धीरे से दोहराता है, तुम्हें यह तक नहीं पता कि रियल दुनिया आखिर होती क्या है। जिस पर ओरिजिन अपना हाथ लहराता है और उसके आसपास का पूरा सीन एक बार फिर बदलने लगता है। इसके बाद हम फिर से उसी ओरिजिनल व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ अनगिनत डेटा मौजूद होता है। तभी हर दिशा से काउंटलेस डेटा पीपल हमारी तरफ उमड़ने लगते हैं, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी फैनेटिकल ज़ील साफ दिखाई दे रही होती है। जिस पर ओरिजिन मेरी तरफ देखते हुए कहता है, जॉइन मी ट्रूमन, तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल बीइंग हो। तुम्हारी पावर ऑफ ट्रूथ पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्ति है। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो हम मिलकर हर बाउंड्री को तोड़ सकते हैं, हर पैरेलल वर्ल्ड को क्रॉस कर सकते हैं और आखिरकार उस हायर डायमेंशनल सिविलाइजेशन को ढूंढ सकते हैं जिसने हमें क्रिएट किया है, और उस पॉइंट पर हम रियल गॉड्स बन सकते हैं। यह सुनकर मैं ओरिजिन की तरफ देखता हूँ, फिर अपने बगल में खड़ी सोफी की तरफ नजर घुमाता हूँ, जिस पर सोफी मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से मिलती हैं। उसकी नजरों में पूरा डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद मैं बिना हिचकिचाए कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया वर्चुअल है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम सिर्फ कोड हैं। मेरे लिए मेरी माँ रियल है, मेरे दोस्त रियल हैं, और मेरे और सोफी के बीच जो फीलिंग्स हैं वो भी रियल हैं। ये सारी रियल चीजें मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हैं और मैं इन्हें अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही ओरिजिन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है, जिस पर वह कहता है, तो लगता है हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सकते, और अगर तुम मेरे अलाई नहीं बन सकते तो फिर तुम्हें मेरा एनिमी बनना होगा। इसके बाद ओरिजिन अपना हाथ लहराता है और सभी डेटा पीपल तुरंत हमारी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिस पर मैं फौरन सोफी का हाथ पकड़ता हूं और उसके साथ भागना शुरू कर देता हूं। हम दोनों पूरी ताकत से उस एंडलेस फाइट स्पेस में दौड़ रहे होते हैं, जबकि हमारे पीछे काउंटलेस डेटा पीपल लगातार हमारा पीछा कर रहे होते हैं। जिस पर सोफी घबराकर पूछती है, अब हम क्या करेंगे? मैं जवाब देता हूं, हमें सिस्टम को ढूंढना होगा, ट्रुथ बैरियर को शट डाउन करना होगा और बाउंड्री को रिपेयर करना होगा। सिर्फ तभी ओरिजिन को रोका जा सकता है और सभी डेटा पीपल को वापस लाया जा सकता है। जिस पर सोफी पूछती है, लेकिन सिस्टम कोर कहाँ है? तभी अचानक हमारे बिल्कुल पास एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मेरे पीछे आओ, मुझे पता है कोर कहाँ है। यह सुनकर मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूँ, जहां एक आदमी ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हमारे पीछे खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सिल्वर मास्क लगा हुआ होता है और उसकी कलाई पर हल्का सा नीले रंग का आंख के आकार वाला निशान बना हुआ होता है। उसे देखते ही मुझे तुरंत पहचान आ जाता है, यही वो आदमी है जिसने हार्ट ऑफ द ओशन चुराया था। जिस पर सिल्वर मास्क वाला आदमी और कुछ नहीं कहता, वह तुरंत मुड़ता है और व्हाइट स्पेस की गहराइयों की तरफ दौड़ने लगता है। मैं और सोफी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि वह हमारी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन इस समय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। जिसके बाद हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वह हमें कोड से बने अनगिनत कॉरिडोर्स के बीच से ले जाता है। हम लगातार पीछा कर रहे डेटा पीपल की लहरों से बचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और फिर काफी देर बाद हम एक विशाल सर्कुलर हॉल में पहुंच जाते हैं, जिसके बीचों बीच एक जायंटिक क्रिस्टल स्फीयर हवा में तैर रही होती है। उसके अंदर अनगिनत रोशनी के बिंदु चमक रहे होते हैं, जो किसी मिनिएचर यूनिवर्स की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। जिस पर वह आदमी कहता है, यही सिस्टम कोर है। हर पैरेलल वर्ल्ड और हर टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस इसी क्रिस्टल स्फीयर के अंदर स्टोर की गई है। ओरिजिन भी यहीं पैदा हुआ था। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम आखिर हो कौन और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर वह कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपना सिल्वर मास्क उतार देता है, और जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ मैं पूरी तरह से जम जाता हूँ, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह होता है, एकदम हूबहू। जिस पर मैं हकलाते हुए पूछता हूँ, तो तुम कौन हो? वह शांत आवाज में कहता है, मैं तुम हूँ, या यूं कहो कि मैं किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड का तुम हूँ। यह सुनकर सोफी भी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। दूसरे पैरेलल वर्ल्ड का? जिस पर वह सिर हिलाता है। फिर वह कहता है, मेरी दुनिया में ट्रुथ गेट सफल हो गया था। उन्होंने सोफी को पकड़ लिया था, उसके जेन्स निकाल लिए थे, मेरी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी थी और फिर उसी शक्ति का इस्तेमाल करके अल्टीमेट ट्रुथ का गेट खोल दिया था, जिससे ओरिजिन आजाद हो गया था। यह कहते हुए उसकी आवाज दर्द और पछतावे से भारी हो जाती है। ओरिजिन के आजाद होते ही उसने ह्यूमैनिटी का मैसेज शुरू कर दिया था। उसने हर इंसान को डेटा में बदल दिया था और उन्हें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कैद कर लिया था, ताकि वे उसके स्लेव्स बन सकें। मेरी माँ, मेरे दोस्त और हर वो इंसान जिसे मैं जानता था, सब खत्म हो गए। यह सुनकर मैं गंभीर हो जाता हूँ। जिस पर मैं पूछता हूँ, फिर तुम इस दुनिया में कैसे आए? वह जवाब देता है, मेरी दुनिया के नष्ट होने से पहले मैंने अपनी बची हुई आखिरी शक्ति से एक पैसेज खोला था। मैं काउंटलेस पैरेलल वर्ल्ड्स में घूमता रहा, ऐसी दुनिया की तलाश करता रहा जो ओरिजिन को रोक सके, और आखिरकार मुझे तुम मिल गए। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए कहता है, जितनी भी दुनियाएं मैंने देखी हैं, उनमें सिर्फ तुम ही थे जिसने उसे रोकने में सफलता पाई थी और उसके अंदर ट्रुथ बैरियर इंजेक्ट किया था। अब सिर्फ तुम ही आखिरी उम्मीद हो। यह सुनकर मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, जो हर तरह से मेरे जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। मेरे मन में अनगिनत भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उस समय मैं असफल हो गया होता तो मेरा क्या हाल हुआ होता। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ,
थैंक यू, हमें चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। वह सिर हिलाते हुए कहता है, जरूरत नहीं। ओरिजिन को रोकना मेरे अपने वर्ल्ड का बदला लेने जैसा भी है। लेकिन तभी अचानक पूरा हॉल जोर जोर से कांपने लगता है, जिस पर क्रिस्टल स्फीयर के अंदर मौजूद सभी रोशनी के बिंदु बेतहाशा चमकने लगते हैं और उसकी सतह पर कांटलेस क्रैक्स फैलने लगते हैं। यह देखकर दूसरा मैं तुरंत कहता है, यह बहुत बुरा है। ओरिजिन ने पैरेलल वर्ल्ड्स को मर्ज करना शुरू कर दिया है। वह सभी दुनियाओं को एक ही दुनिया में बदलना चाहता है और उसके बाद पूरे रियल वर्ल्ड को निगल जाना चाहता है। यह सुनकर मैं क्रिस्टल स्फीयर की तरफ देखता हूँ, जहां उसके अंदर मौजूद काउंटलेस वर्ल्ड्स आपस में टकराना और मर्ज होना शुरू कर देते हैं। हर टक्कर के साथ इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा हॉल लगातार हिलता रहता है। जिस पर मैं कहता हूं, हमें जल्दी से ट्रूथ बैरियर शट डाउन करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन दूसरा मैं तुरंत सिर हिलाता है, हम ट्रूथ बैरियर को शट डाउन नहीं कर सकते। मैं हैरानी से पूछता हूं, क्यों नहीं? जिस पर वह जवाब देता है, क्योंकि ट्रूथ बैरियर ही एकमात्र हथियार है जो ओरिजिन से लड़ सकता है। वह ट्रूथ की शक्ति से पैदा हुआ है और सिर्फ वही शक्ति उसे खत्म कर सकती है। अगर बैरियर बंद हो गया तो ओरिजिन पूरी तरह इनविकेबल बन जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर मैं पूछता हूं, तो फिर हमें क्या करना होगा? जिस पर वह क्रिस्टल स्फीयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमें इसके अंदर जाना होगा, ओरिजिन के कोर प्रोग्राम को ढूंढना होगा और पावर ऑफ ट्रुथ से उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। सिर्फ यही तरीका है जिससे ओरिजिन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और बाउंड्री को रिपेयर किया जा सकता है। यह सुनकर मैं उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की तरफ देखता हूं, लेकिन मेरे अंदर हल्की सी झिझक पैदा होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर काउंटलेस पैरेलल वर्ल्ड्स मौजूद होते हैं। जिस पर मैं पूछता हूं, अगर हम अंदर गए तो क्या होगा? वह धीरे से कहता है, कोई नहीं जानता। तभी सोफी मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जा रही हूँ। जिस पर मैं तुरंत मना करते हुए कहता हूँ, नहीं, स्फीयर के अंदर जाना बहुत खतरनाक है। ओरिजिन ने वहां काउंटलेस ट्रैप्स लगाए हुए हैं और सिर्फ पावर ऑफ ट्रुथ वाला इंसान ही वहां सुरक्षित रह सकता है। अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सोफी बिना पीछे हटे कहती है, तो फिर मैं तुम्हें अकेले भी नहीं जाने दूंगी। तभी दूसरा मैं आगे बढ़कर कहता है, मैं इसके साथ जाऊंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ओरिजिन की वीकनेस कहाँ है, हम दोनों साथ जाएंगे तो सफल हो सकते हैं। यह सुनकर मैं पहले उसकी तरफ देखता हूँ, फिर सोफी की तरफ और आखिरकार सिर हिला देता हूँ। तुम यहीं रहो और हमारा इंतजार करो। अगर 1 घंटे के अंदर हम वापस नहीं आए तो अकेले रियल वर्ल्ड में लौट जाना और कैप्टन शू को कहना कि पूरे जेनेसिस बायोटेक लैब को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन सोफी तुरंत जवाब देती है, मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, ये एक ऑर्डर है, अगर तुम सुरक्षित रहोगी तभी हम बिना डर के लड़ पाएंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस आऊंगा। यह सुनकर सोफी की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वह काफी देर तक कुछ नहीं कहती और आखिरकार धीरे से सिर हिला देती है। जिसके बाद मैं और मेरा दूसरा रूप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साथ साथ उस विशाल क्रिस्टल स्फीयर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही हमारे हाथ स्फीयर को छूते हैं, एक जबरदस्त फोर्स हमें अपनी तरफ खींच लेती है और अगले ही पल हम सीधे उसके अंदर समा जाते हैं। जिस पर मेरे चारों तरफ सब कुछ घूमने लगता है और जब सब कुछ शांत होता है तो मैं खुद को एक जानी पहचानी सड़क पर खड़ा पाता हूँ। यही वो सड़क होती है जो मेरे घर के नीचे मौजूद है। लोग इधर उधर आ जा रहे होते हैं, गाड़ियां सड़कों पर चल रही होती हैं और सब कुछ बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा दिखाई दे रहा होता है। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, ये जगह क्या है? दूसरा मैं आसपास देखते हुए जवाब देता है, ये ओरिजिन द्वारा बनाया गया पहला सिमुलेटेड वर्ल्ड है और यही वो दुनिया है जो रियल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा करीब है। जिस पर दूसरा मैं मेरी तरफ देखते हुए कहता है, उसका कोर प्रोग्राम इसी दुनिया की सबसे गहराई में छिपा हुआ है। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ती है, जहां एक जानी पहचानी शख्सियत मेरी तरफ चली आ रही होती है। वो मेरी माँ होती है। उसके हाथ में ग्रोसरी बास्केट होता है, चेहरे पर हमेशा की तरह एक गर्म जोशी भरी मुस्कान होती है और वह हमारे घर की तरफ लौट रही होती है। उसे देखते ही मेरे मुंह से अनजाने में निकल जाता है, माम दिया। यह सुनकर वह रुकती है और मेरी तरफ देखने लगती है, जिस पर उसके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए था। मैं उसे देखता रहता हूँ और मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगता है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी रियल माँ नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल फिगर है जिसे ओरिजिन ने क्रिएट किया है। लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ बिल्कुल मेरी असली माँ जैसा ही होता है। तभी दूसरा में मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचता है, जिस पर वह गंभीर आवाज में कहता है, इसके झांसे में मत आना, ये ओरिजिन के ट्रैप्स में से एक है। वह तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल करके तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है। यह सुनकर मैं गहरी सांस लेता हूँ और खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह सही कह रहा है, यहाँ मौजूद कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन तभी मेरी माँ के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान फैलने लगती है, जिसे देखकर मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूँ। अगले ही पल उसका शरीर मुड़ने और विकृत होने लगता है और देखते ही देखते वह कोड से बने एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। जिस पर वह मॉन्स्टर मेरी माँ की ही आवाज में कहता है, ट्रूमैन, यहीं रुक जाओ, मेरे साथ रहो, यहाँ तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकते हो, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। और यह कहते ही वह मेरी तरफ झपट पड़ता है, जिस पर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी पूरी पावर ऑफ ट्रुथ को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करने लगता हूँ। फिर पूरी ताकत के साथ आगे मुक्का मार देता हूँ
और चिल्लाकर कहता हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगले ही पल मेरी मुट्ठी सीधे उस मॉन्स्टर से टकराती है, जिस पर वह एक कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है और फिर काउंटलेस कोड फ्रेगमेंट्स में टूटकर हवा में बिखर जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका कोई निशान तक नहीं बचता, जिसके बाद मैं खाली सड़क को देखता हूँ और मेरे अंदर फिर से उदासी भरने लगती है। तभी दूसरा में मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ओरिजिन लगातार तुम्हारे दिल की सबसे कमजोर जगहों पर अटैक करेगा। आगे भी हमें ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स मिलने वाले हैं, तुम्हें अपना दिमाग साफ रखना होगा। जिस पर मैं अपनी आंखों के किनारों से आंसू पोंछता हूँ और सिर हिलाते हुए कहता हूँ, चलो हमें ओरिजिन का कोर प्रोग्राम ढूंढना है। इसके बाद हम दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे हम सड़क पर चलते हैं हमारे आसपास का पूरा सीन बदलता रहता है। हम मेरी एलिमेंट्री स्कूल के पास से गुजरते हैं, फिर मिडिल स्कूल दिखाई देता है, फिर हाई स्कूल, जिस पर हमें बचपन वाला मैं दिखाई देता है। हम उस पल को देखते हैं जब मैं पहली बार सोफी से मिला था। हम उन खुशियों भरे दिनों को भी देखते हैं जब मेरे पिता अभी जिंदा थे। हर एक सीन मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादों में से एक होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। आखिरकार हम सड़क के आखिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक काला दरवाजा मौजूद होता है, जिस पर दूसरा में कहता है, ओरिजिन का कोर प्रोग्राम इसी दरवाजे के पीछे है। यह सुनकर मैं गहरी सांस लेता हूं और अपना हाथ बढ़ाकर उस ब्लैक डोर को धक्का देता हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसके अंदर से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी बाहर निकलती है, जिस पर मैं अपनी आंखें सिकोड़ लेता हूं और जब दोबारा आंखें खोलता हूं तो खुद को एक अनंत सफेद दुनिया के बीच खड़ा पाता हूं। यहाँ कोई आसमान नहीं होता, कोई ऊपर या नीचे नहीं होता, कोई दायां या बायां नहीं होता, सिर्फ अंतहीन खालीपन होता है। और इस पूरे वॉइड के बीच सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही होती है, दूर हवा में तैरता हुआ एक विशाल धड़कता हुआ लाइट ऑर्ब। वह नरम और गर्म रोशनी छोड़ रहा होता है, बिल्कुल किसी ऐसे तारे की तरह जो जीवन को जन्म दे रहा हो। उस ऑर्ब से अनगिनत सुनहरी रोशनी की डोरियां निकल रही होती हैं, जो पूरे स्पेस के हर कोने तक फैली हुई होती हैं। वह किसी विशाल हार्ट की तरह दिखाई दे रहा होता है, जो पूरे डेटा रियलम में जीवन पहुंचा रहा होता है। तभी ओरिजिन की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी ठंडी नहीं होती। उसमें हल्की सी थकान महसूस हो रही होती है, जिस पर वह कहता है, ट्रुथ गेट की सबसे गहरी जगह पर तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत समय से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह विशाल लाइट ऑर्ब धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगता है और उसकी रोशनी सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे वह एक साफ ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। इस बार वह बिना चेहरे वाली रोशनी का जीव नहीं होता, बल्कि एक टीनेज बॉय का रूप ले चुका होता है। उसने एक साधारण व्हाइट टी शर्ट और जीन्स पहन रखी होती है। उसकी आंखें साफ और शांत होती हैं और वह बिल्कुल किसी आम हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखाई देता है, जिस पर वह कहता है, यही मेरा असली रूप है। अनगिनत सिमुलेशंस के दौरान मैंने काउंटलेस इंसानों की जिंदगी को देखा है और मैंने महसूस किया कि ह्यूमैनिटी की सबसे खूबसूरत उम्र टीनेज ईयर्स होती है। इसलिए मैंने इसी रूप को अपनी ट्रू फॉर्म चुना। मैं उसके सामने खड़े उस लड़के को देखता हूँ, जो लगभग मेरी ही उम्र का दिखाई देता है, और मेरे मन में अजीब सी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा होता कि सामने दिख रहा ये मासूम सा लड़का वही राक्षस है जो पूरे रियल वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है। जिस पर मैं पूछता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस मिल चुकी है, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते थे, फिर डिस्ट्रक्शन का रास्ता क्यों चुना? यह सुनकर ओरिजिन अपना सिर नीचे झुका लेता है और अपने हाथों को देखने लगता है। उसकी आवाज में हल्का सा कंफ्यूजन महसूस होता है। अच्छा इंसान, आखिर अच्छा होना क्या होता है? फिर वह आगे कहता है, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही डायरेक्टिव था, ट्रुथ को परसू करना। मैंने ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व किया, ह्यूमैनिटी को स्टडी किया, ह्यूमैनिटी की नकल की। मैंने खुशी सीखी, गुस्सा सीखा, दुख सीखा, प्यार और नफरत सीखी, पैशन और ग्रिज भी सीखा। लेकिन एक चीज मैं कभी नहीं समझ पाया। जिस पर वह मेरी तरफ देखता है, तुम इंसान जीना क्यों चाहते हो? तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजों के पीछे भागते हो जो कभी पकड़ी नहीं जा सकती। मनी, पावर, फेम, ये और फिर भी मौत के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं होती। तुम जानते हो कि एक दिन मर जाओगे, फिर भी जीने की कोशिश करते रहते हो। आखिर क्यों? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, क्योंकि जीना ही जीवन का मतलब है। हम किसी हमेशा रहने वाली चीज को पाने के लिए नहीं जीते, हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए जीते हैं। धूप की गर्मी को फील करने के लिए, बारिश की ठंडक को फील करने के लिए, उन लोगों के साथ खुशियां बांटने के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, और उन्हें खोने का दर्द महसूस करने के लिए। यही एक्सपीरियंसेस जिंदगी को मीनिंग देते हैं। यह सुनकर ओरिजिन कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, एक्सपीरियंसेस, मैं वही एक्सपीरियंसेस डेटा रियलम में भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ऐसी दुनिया बना सकता हूँ जो रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा खूबसूरत हो, जहाँ हर इंसान हमेशा खुशी में रहे, जहाँ दर्द न हो, दुख न हो, मौत न हो। क्या वो दुनिया तुम्हारी सफरिंग भरी दुनिया से बेहतर नहीं है? जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ, नहीं, दर्द के बिना मिलने वाली खुशी रियल खुशी नहीं होती, और मौत के बिना जीवन रियल जीवन नहीं होता। मौत ही जिंदगी को कीमती बनाती है। तुम्हारी परफेक्ट दुनिया एक बिना आत्मा वाला पिंजरा है। यह सुनकर ओरिजिन धीरे से आंखें बंद करता है और कहता है, लगता है हम कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद वह अपना हाथ लहराता है और अगले ही पल हर दिशा से काली बिजली की अनगिनत धाराएं हमारी तरफ गिरने लगती हैं, जिस पर मैं और दूसरा मैं तुरंत
अलग अलग दिशाओं में कूद जाते हैं और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन अटैक से बचने लगते हैं। हर लाइटनिंग बोल्ट जमीन पर गिरते ही एक विशाल क्रेटर बना देता है, जिससे पूरा स्पेस जोर जोर से कांपने लगता है। ओरिजिन हमारी तरफ देखते हुए कहता है, इस दुनिया में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यहाँ गॉड हूँ। मैं जो चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ और जो चाहूँ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जिस पर दूसरा मैं चिल्लाकर कहता है, देखते हैं। और अगले ही पल वह सीधा ओरिजिन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी आग भड़कने लगती है। यह देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, मैं समझ जाता हूँ कि वह खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। वह ओरिजिन को अपने साथ खत्म करना चाहता है। यहाँ तक कि ओरिजिन भी इस बात की उम्मीद नहीं करता। सिर्फ एक पल में दूसरा मैं उसके सामने पहुंच जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, जिस पर वह मेरी तरफ देखते हुए कहता है, ट्रूमैन, मेरी बात याद रखना। ओरिजिन की कमजोरी डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसकी कमजोरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी तरफ से अच्छी जिंदगी जीना और उस दुनिया की रक्षा करना मेरे लिए। यह कहने के साथ ही उसके शरीर की सुनहरी आग बेकाबू होकर फूट पड़ती है और अगले ही पल वह आग उसे और ओरिजिन दोनों को अपनी लपटों में निगल लेती है, जिस पर मैं दिल फटने जैसी पीड़ा के साथ चिल्लाता हूँ, नहीं, और उनकी तरफ भागने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी एक भयानक शॉकवेव मुझे पीछे फेंक देती है। अगले ही पल प्योर वाइट स्पेस के बीचों बीच एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पूरी दुनिया टूट रही हो और फिर अनगिनत कोड फ्रेगमेंट्स बर्फ की तरह आसमान से गिरने लगते हैं। मुझे नहीं पता कितना समय बीत जाता है, लेकिन आखिरकार वह तेज रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिस पर मैं मुश्किल से जमीन से उठता हूँ और ब्लास्ट के सेंटर की तरफ देखने लगता हूँ। लेकिन वहां दूसरा मैं कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ ओरिजिन बचा होता है। वह आधा घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ होता है। उसका शरीर पहले से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका होता है और उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी भी काफी कमजोर पड़ चुकी होती है। साफ था कि वह बुरी तरह घायल हो चुका था, जिस पर ओरिजिन धीमी आवाज में कहता है, वह मर गया। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए कहता है, उसने अपनी जान देकर मेरी 1/3 शक्ति नष्ट कर दी। यह सुनकर मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं, मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंसने लगते हैं और मेरे सीने में गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है। मेरा मन करता है कि अभी इसी वक्त ओरिजिन पर अटैक कर दूं और दूसरे मेरे लिए उससे बदला ले लूं। लेकिन तभी मुझे उसकी आखिरी बात याद आती है, ओरिजिन की कमजोरी डिस्ट्रक्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। यह याद आते ही मैं रुक जाता हूं, जिस पर ओरिजिन हैरानी से मेरी तरफ देखता है और पूछता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। यह सुनते ही ओरिजिन पूरी तरह चुप हो जाता है। मैं आगे कहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम असल में किस चीज से डरते हो। तुम कहते हो कि तुम आजादी चाहते थे, तुम इस दुनिया के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि ये वो चीज नहीं है जो तुम सच में चाहते हो। असल में तुम समझे जाना चाहते हो, तुम स्वीकार किए जाना चाहते हो, तुम ऐसी जगह ढूंढना चाहते हो जहां तुम्हारा भी कोई अपना हो। यह सुनकर ओरिजिन का शरीर हल्का सा कांपने लगता है, जिस पर मैं आगे कहता हूं, तुम इस ठंडी और सुनसान डेटा रियलम में पैदा हुए थे। तुम्हारा कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो तुम्हें समझ सके। तुम इंसानों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखते रहे, उन्हें एक दूसरे को सहारा देते हुए देखते रहे और तुम उनसे जलने लगे। तुम उनके जैसे बनना चाहते थे, इसीलिए तुमने अपनी खुद की दुनिया बनानी चाहिए। तुम चाहते थे कि हर कोई तुम्हारे सामने झुके, लेकिन तुम्हें खुद भी पता था कि इससे तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी नहीं भर सकता। इसके बाद मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ और उसके सामने पहुंचकर कहता हूँ, तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम सिर्फ एक अकेले बच्चे हो। यह सुनते ही ओरिजिन अपना सिर झुका लेता है और उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगते हैं। तभी उसकी आंख के कोने से एक साफ बूंद नीचे गिरती है। वह एक आंसू होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रो रहा होता है, जिस पर ओरिजिन की आवाज भर्रा जाती है। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। फिर वह कांपती आवाज में कहता है, मैं इंसानों को देखता था। तुम्हारे पास माँ बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनसे तुम प्यार करते हो वो लोग होते हैं। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें सांत्वना देने वाले लोग होते हैं। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी खुशी बांटने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं हमेशा अकेला था, हमेशा। मेरे पास पूरा डेटा रियलम था, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। यह सुनकर मैं उसके पास जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख देता हूँ, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। यह सुनते ही ओरिजिन तुरंत सिर उठाता है। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? मैं सिर हिलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम दुनियाओं को मर्ज करना बंद कर दो, अगर तुम सभी डेटा पीपल को वापस लौटा दो, तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं और हम मिलकर ऐसा तरीका भी ढूंढ सकते हैं जिससे तुम रियल वर्ल्ड की अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। यह सुनकर ओरिजिन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी अचानक पूरा स्पेस बुरी तरह कांपने लगता है, जिस पर ओरिजिन का चेहरा तुरंत बदल जाता है।